आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बहरोनपुर थाना क्षेत्र के बहरोनपुर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक को लूट के दौरान गोली मार दी। अपराधियों ने सीएसपी संचालक के सिर के बीच में गोली मारी है। गोली मारने के बाद अपराधी संचालक से 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। परिजनों ने सीएसपी संचालक को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां नाजुक हालत देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। जख्मी सीएसपी संचालक का नाम धर्मेंद्र कुमार राय है। धर्मेंद्र दामोदरपुर गांव में पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी चलाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये बैंक का काम करते हैं। कौन सा बैंक है? पंजाब से। कहाँ पे? दामोदर बाजार पर गौरा से निकासी करते हैं और बाजार पर जाकर दामोदर बाजार पर निकासी जो है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गौरा से निकासी करके दामोदरपुर बाजार पर अपने यहाँ। कितना पैसा था? पैसा करीब 4 लाख के करीब था। तो कौन मारा है गोली? अभी कौन मारा है अब तो ठीक होंगे तो यही बताएंगे। अपाची गाड़ी थी, हमसे फोन से बात हुए कि पाछा हमारे लोग कर लिए हैं, तो वो अपाची लेकर के गुजर अपाची है। हम जे आए तो घटना हो गया था। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां चूल्हा चौका करने से मना करने पर गांव के बदमाश ने 2 बहनों की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर खेत में ले जाकर दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद पीड़ित छात्राओं ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित नाबालिग छात्राओं का कहना है कि गांव के दबंग ने घर पर आकर चूल्हा चौका करने के लिए कहा। जब उन्होंने घर पर काम करने से इनकार कर दिया तो धमकी देने लगे। फट्टे से बांधकर दोनों की जमकर पिटाई की, फिर खेत में ले जाकर गलत करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान जब छात्रा के पिता मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो मुजफ्फरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 बहनों के साथ पिटाई की गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि दबंग की तरफ से घर का काम करने के लिए कहा जा रहा था, जिस पर मना किया गया तो दोनों बहनों की जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़ितों का आरोप ये भी है कि खेत में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश भी की गई। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां अथमरगोला रेलवे स्टेशन पर बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। हवाई फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया है। रेल पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना में शामिल 4 आरोपी सोनू कुमार, राजू कुमार, विक्रांत कुमार और अमन कुमार को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी में केक काटने के दौरान दूसरे पक्ष की तरफ से कमेंट किए जाने पर पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना हुई है और संयुक्त रूप से छापेमारी की गई तो उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सोनू कुमार, राजू कुमार पिता स्वर्गीय अशोक राय, विक्रांत कुमार, अमन कुमार पिता संजय कुमार, और इन चारों की गिरफ्तारी की गई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर आपको बताएं, अमृतसर के पास एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ है। फतेहगढ़ चूड़िया में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला कर दिया गया और हमले में खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पशिया का हाथ बताया जा रहा है। हैप्पी पशिया गैंग पर कई हमले कराने का आरोप है। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि अमृतसर के पास एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया। फतेहगढ़ चूड़िया में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला कराया गया है और हमले में खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पशिया का हाथ बताया जा रहा है। हैप्पी पशिया गैंग पर कई हमले कराने का भी आरोप है। अच्छी बात यह है कि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वैशाली में अपहरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। अपराधियों ने रास्ता भटके एक युवक को अगवा कर 25,000 रुपए फिरौती की मांग की। हालांकि पुलिस ने अपहरण के 4 घंटे बाद ही अगवा युवक को सकुशल बरामद भी कर लिया। साथ ही 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल समस्तीपुर के रहने वाले 2 युवक पटना से अपने घर बाइक से लौट रहे थे। इसी बीच महुआ थाना के डोगरा चौक पर दोनों युवकों ने किसी से रास्ता पूछा, लेकिन जिससे इन लोगों ने रास्ता पूछा उन्हीं ने दोनों को पकड़ लिया। एक युवक सोनू कुमार किसी तरह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकला और पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसी बीच अपराधियों ने दीपक के ही फोन से परिजनों को फोन कर 25,000 की फिरौती की मांग की थी।
500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा लिया था। पुलिस टीम ने सर्च अभियान शुरू कर 4 घंटे के भीतर दीपक कुमार को बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ में जुटी हुई है। मिली त्वरित गति से वैशाली पुलिस ने कार्रवाई किया और महज 4 घंटे में ही इन लोगों को लोकेट कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया और अपहरित को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हम लोग जेल भेज रहे हैं। 25,000 रुपये का। कितना लोग दिया था? अभी 500 रुपये बता रहे हैं कि अकाउंट में ट्रांसफर फिलहाल किया गया था, जो उसके पास अपना था, और बाकी ये पैसे का डिमांड कर रहे थे। आरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। चांदी थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव के पास मेले में जा रही बेकाबू पिकअप वैन पलट गई। हादसा भीषण हुआ, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिला समेत करीब 35 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। एक ही गांव के 40 लोग तीर्थकौल गांव में हो रहे ब्रह्म बाबा का मेला घूमने जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी पलट गई, जिस वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल बताया जा रहा है कि ब्रह्म बाबा का मेला देखने के लिए करीब 40 लोग जा रहे थे और अचानक बेकाबू पिकअप वैन पलट गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। करीब 35 लोग इसमें घायल हो गए। खबर बेतिया से है, जहां सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। देर शाम एसपी और एसडीपीओ बाइक लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले। शहर के पूजा पंडालों तक एसपी पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बाइक से एसपी के निकलने की सूचना के बाद पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे अयान जाहिद खान ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि कमरे में फांसी लगाकर अयान ने जान दे दी। सुसाइड का कारण अब तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरा परिवार मर्माहत है। 17 साल का अयान 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। शकील अहमद खान का इकलौता बेटा था अयान। कमरे में पड़ी ये लाश अयान जाहिद खान की है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल में 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहा अयान कोई आम छात्र नहीं था। ये कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का इकलौता वारिस था, जिसके पिता बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। सोमवार को पटना के गर्दनी बाग में विधायक की सरकारी आवास में अयान की लाश फंदे से लटकती हुई मिली। बॉडी को देख किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि अयान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अयान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2009 से जानता हूँ। क्या आपको लगता है? मेरे लिए जो है ये यकीन करना जो है बहुत हार्ड है। करीबियों ने बताया कि रविवार की रात अयान अपने कमरे में अकेले सोने के लिए गया था। काफी देर तक सुबह नहीं उठने पर लोग उसे कमरे में देखने गए। जब लोग वहां कमरे में उसे देखे तो उनके होश उड़ गए। अयान की बॉडी फंदे से झूल रही थी। जब ये घटना हुई तब अयान के पिता शकील अहमद खान बिहार से बाहर अहमदाबाद में थे। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। सियासी गलियारे में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। कई नेता ढांढस बांधने के लिए शकील अहमद खान के घर पर भी पहुंचे। बच्चे का एग्जाम था, पढ़ाई में भी तेज था। अयान के दोस्त उमेद खान और पूर्व विधायक भावना झा ने बताया कि अयान पढ़ने लिखने में काफी मेधावी था। अयान को कविता लिखने का काफी शौक था। पिछले महीने 18 जनवरी को राहुल गांधी से अयान की मुलाकात भी हुई थी। पार्टी के कार्यक्रम में अयान ने राहुल गांधी को खुद की लिखी हुई अपनी कविता भी सुनाई थी। अभी तुरंत राहुल जी आए थे, राहुल जी के साथ मंच पे गया, मिला, हम लोग सब बैठे हुए थे। हम लोग हंस भी रहे थे कि चलो अच्छा है, नजदीकी बढ़ रही है। उनको दिखाया, राहुल जी बोले भाई बहुत अच्छी शायरी करते हो।
अयान की मौत पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। इकलौते वारिस को खोकर परिवार मर्माहत है। शकील अहमद खान का पूरा परिवार टूट चुका है। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि अयान ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया, जबकि कई लोगों को अयान की मौत पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अयान काफी होनहार था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। अब इस हाई प्रोफाइल केस के पीछे की क्या है पूरी सच्चाई, ये पटना पुलिस की जांच में ही खुलासा हो पाएगा। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नवादा में शादी के तुरंत बाद दारोगा का अपनी सिपाही पत्नी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। दारोगा सचिन कुमार ने सोभिया मंदिर में महिला सिपाही सुमन कुमार से शादी रचाई, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही दारोगा ने अपनी पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये थप्पड़ सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है, जिसे दारोगा सचिन कुमार ने अपनी नवविवाहिता कांस्टेबल पत्नी को जड़ा है। नवादा में तैनात दारोगा सचिन कुमार और महिला कांस्टेबल लंबे समय से एक रिश्ते में थे, जिसे समाज में नाम देने को लेकर सोभिया मंदिर में विवाह के बंधन में बंधे। लेकिन कांस्टेबल पत्नी की मांग भरने के तुरंत बाद ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान महिला सिपाही के परिजन वीडियो और फोटो खींच रहे थे, जिसका दारोगा सचिन कुमार विरोध कर रहा था। दारोगा को शादी का वीडियो बनाया जाना पसंद नहीं था, लेकिन महिला कांस्टेबल अपने जीवन के इस हसीन पल को यादगार बनाए रखने को लेकर वीडियो बनाना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मंदिर परिसर में बहस हुई, फिर दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी और दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि दारोगा ने अपनी नई नवेली दुल्हन को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक दारोगा के द्वारा एक कांस्टेबल को थप्पड़ मारा गया है। वीडियो में जो पुरुष दिख रहे हैं उनकी पहचान सचिन कुमार, जो कि नरहट थाना में पदस्थापित हैं, के रूप में की गई है एवं उनके द्वारा किया गया कृत्य जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो अनुशासनहीनता का परिचय देता है और इससे पुलिस की छवि खराब होती है। दारोगा सचिन कुमार की तैनाती नरहट थाना में थी, जबकि महिला सिपाही सुमन कुमारी नगर थाना में पोस्टेड है। इनकी शादी के बाद मंदिर परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा और थप्पड़ की गूंज पुलिस महकमे में भी सुनाई दी, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई और उसकी रिपोर्ट के बाद दारोगा सचिन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल में सुधार को लेकर कई बैठकों के बाद जेपीसी सदन में रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन उसके पहले बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट को लेकर जेडीयू नेता का कहना है कि जबरदस्ती इसे बिहार में लागू नहीं किया जा सकता, जबकि बीजेपी नेता का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जब देश में लागू होगा तो बिहार में भी होगा। जब वो रिपोर्ट आ जाएंगे स्पीकर के समक्ष, उसके बाद वो संसद के पटल पर रखेंगे और वहां से संसद से उसको पारित कराने का काम किया जाएगा। जब संसद से पारित हो जाएगा तब पूरे देश के अंदर में वो संशोधन बिल जो है से पारित हो गए, तो उसमें बिहार भी आता है, सभी राज्य आते हैं। जब देश में कानून बन जाएगा वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल, तो उसके बाद जो है से कहीं कोई मामला नहीं बनता है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्पीकर को सौंप दिया है, अब स्पीकर की साहब की ये प्रॉपर्टी है कि कब पार्लियामेंट में टेबल करेंगे। जब पार्लियामेंट में टेबल होगा और उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आ जाएंगी, समाज के लोग उसको देखेंगे, पार्लियामेंटेरियंस देखेंगे, उसके बाद ही पास होने की बात है ना। जब तक पास नहीं होता उसके बारे में ये कहना यहाँ लागू होगा वहां लागू होगा, ये मतलब क्या है इसका। आपको ये याद रहना चाहिए कि जो आप बिल लेकर के आए थे 44 अमेंडमेंट 1995 के वक्फ एक्ट में, उसमें से 30 को तो जेपीसी ने रिजेक्ट कर दिया। चुनावी साल वाले बिहार में सौगातों की बारिश हो रही है। केंद्रीय बजट में जहां योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया है, तो बिहार की रेल कनेक्टिविटी को मॉडर्न बनाने के लिए भी कई बेहतरीन फैसले लिए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना और गया शहरों को वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन से जोड़ने के साथ ही कुछ और बड़े ऐलान भी किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
केंद्रीय बजट 2025 में बिहार को बड़ी सौगात मिली है। इससे राज्य के परिवहन क्षेत्र ने क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने बिहार को 8 वंदे भारत ट्रेनें, 2 अमृत भारत ट्रेनें और 400 नई ई बसों का तोहफा दिया है। ऐलान के ठीक अगले दिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ और जानकारियां भी दी। बिहार के रेल कनेक्टिविटी को मॉडर्न बनाने के लिए रेल मंत्री ने कहा, पटना गया को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा। अमृत भारत ट्रेन भी बिहार से चलेगी। पटना रेलवे स्टेशन को बेहद खूबसूरत बनाया जाएगा। पटना और गया जंक्शन पर हो रहा तेजी से काम। गया टर्मिनल की क्षमता बढ़ाई जा रही है। काफी सारी नई अमृत भारत बिहार में चलेंगी। सबसे पहले भी बिहार से ही चलाई। 296 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो रहा है। आपके गया के कंप्लीट अपग्रेडेशन होगा। गया में बहुत दुनिया भर से विश्व स्तरीय जो है ये जगह, वहाँ पर जगह जगह से आते हैं हमारे यात्री। तो गया के टर्मिनल को मेजर कैपेसिटी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चला सके। पटना से कनेक्शन बिल्कुल, पटना को भी डेवलप कर रहे हैं, गया को भी कर रहे हैं। तो जब दोनों स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा ट्रेन हम चला सकेंगे। बिहार में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट साथ में लिए गए हैं। 98 अमृत भारत स्टेशन हैं, जो 98 अमृत स्टेशन हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए केंद्र सरकार ने पिटारा खोल दिया। तो अब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही हाई स्पीड और बेहतर रेल कनेक्टिविटी की भी पूरी तैयारी है। जाहिर है इससे बिहार के परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। मजदूर की मौत से हड़कंप मच गया। पानी टंकी का काम चल रहा था। इसके पूरे इलाके में पानी टंकी के पास ये घटना घटी है। नाला धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृत मजदूर का नाम रेहान अली बताया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था मृतक, जिसकी मौत हो गई। दिल्ली के चुनाव में बिहार की बात हो रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बजट में बिहार को मिले तोहफे को लेकर ऐसी बात कह दी जो तेजस्वी यादव को रास नहीं आई। पीएम मोदी के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? चुनाव दिल्ली में हो रहा है, लेकिन बातें बिहार की हो रही है। दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने ऐसी बात कह दी कि जिससे बिहार की सियासत सुलग गई है। आरके पुरम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, पूर्वांचल के लोगों ने ही मुझे सांसद बनाया। एनडीए की सरकार बिहार को हर संभव मदद देती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा, बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार हर परिस्थिति में बिहार के साथ खड़ी है। लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी के बिहार वाले बयान से सियासत सुलग गई। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए पूछा कि पिछले 11 साल में बिहार को बजट में क्या मिला। 12वां साल का है ना ये। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल में जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ? उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। केंद्र सरकार के ऐलान से पूरा बिहार गदगद है। पीएम मोदी दिल्ली के चुनाव में बजट में बिहार को मिले तोहफे का जिक्र कर रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में पीएम मोदी के बिहार वाले बयान से बिहार में सियासी आग भड़क गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।